वो उन्होंने कहा मैं तो मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, मैं ये सुप्रीम कोर्ट में पेश करने को तैयार नहीं हूँ। समझ आ गई आपकी बात? तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जरा बता दें किसने पेश की थी पिटीशन लाकर? मैंने यही आपसे जो मैंने जानता था मैंने आपको बता दिया। तो आपने मशवरा दिया था खान साहब को कि खुद ही से उन्होंने ये कदम उठाया? मैं आप क्या, आप भी अजीब बात करती है, मुझे तो आपके हमेशा अजीब सवाल होते हैं। मैं उस पार्टी में नहीं था, मैं क्या मशवरा देता? नहीं, आप मैं तो बाद में हाशमी साहब आपकी बात अब अगर बात आएगी उसमें, जब बात आएगी तो मशवरा दूंगा, पहले आपको नहीं दूंगा, पहले खान साहब को दूंगा। लेकिन हमें बता देना आप उन्हें क्या मशवरा देंगे खान साहब को? दे दूंगा ना। पहले पार्टी का हक होता है, पहला हक होता है पार्टी का, उनका हक अदा करूंगा, फिर आपको भी बता दूंगा। चलिए ठीक है, आपने कहा कि उनको मैं मशवरा दूंगा। शेख साहब, आप कोई मशवरा देना चाहेंगे अभी खान साहब को, क्योंकि उन्होंने भी इस मामले को उठाया था? मैं खान साहब को तो नहीं, जावेद हाशमी साहब को ही दे सकता हूँ। खान साहब जावेद हाशमी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। उन्होंने बड़ी अहम रिट की है सेनेट के बारे में। सो अब सारी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे रेंटल पावर प्लांट से लेके, हज से लेके, रेलवे से लेके, NLIC से लेके, स्टील मिल से लेके, लेकिन मेरी ये इस्तदा होगी कोर्ट को कि बराए मेहरबानी, ये रोज़ कह रहे हैं हमारे 4 साल हो गए, कोई फैसले जो हैं उस पर कौम जो है, कोई तो हो जो कौम को आस दिलाए, कोई तो हो जो आम कौम को ढारस बंधाए, कोई तो हो जो इस कौम में उम्मीद और वलवला पैदा करे। जब कौमें बहुत नाउम्मीद हो जाती हैं फिर हादसों से दो चार होती हैं, फिर उस मुल्क में बाज़ पागल किसी हादसे से दो चार कर देते हैं और कौम बहुत अरसे के लिए अपने सारे मरहले से दूर हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को भी अहम केस है, खान साहब ने भी अहम केस किया है, और वो जो बलालगंज के इन्होंने जनरेटर ला के और कौम का ख़जाना लूटा है, और यकीनन जो आज ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है इसमें वो बिजली के जनरेटरों के भी पैसे होंगे, जो रेलवे के इंजनों को, क्रैंक शाफ्टों को तबाह किया। खुद रेलवे का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि हाँ, ये 40 से 50 इंजन इसलिए तबाह किए गए, इसमें गंदा तेल डाला गया ताकि इंजनों को इंपोर्ट करने के लिए, इंजनों को अमेरिकन से ख़रीदने के लिए, कमीशन खाने के लिए गुंजाइश पैदा की जाए। फिर बताएं ऐसे लोगों से क्या हाल हो, ऐसे लोगों से क्या किया जाए। और जमहूरियत में जो है वो इतनी हम मांगी है, इतनी मफामत की पॉलिसी है कि लूट मार में इकट्ठे हैं, वोट लेने में इकट्ठे हैं, चोर बाजारी और डकैती में ये एक हैं, सारे सब इत्यादि हैं, सिर्फ तकसीम में लड़ाई है। आपस में ये जी भर के ये आज जो ट्रांसपेरेंसी की अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, ये आपस में बांटा है इन्होंने। हम 18-19 करोड़ लोगों को डांटा है, खामोश हो जाओ, इसी कीमत पे लो बिजली, गैस नहीं है ना सही, यूरिया नहीं मिल रही यार, नहीं मिल रही, जाओ क्या करना है जी। हमारे थोड़ा सा हुकूमत का मौका भी लेना चाहूंगी। नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद है। एक फरिया बात सुने गबोल साहब से पहले मैं भी शेख साहब से कुछ सुनना चाहता हूँ। ये फरमाते हैं कि इलेक्शन का फायदा नहीं है, मत फौज आंखें दिखाए, फौज आए ना आए, या जो मसाइल ये फरमाते हैं, मैं 100% एक लफ्ज़ से इनके साथ मुत्फिक हूँ। लेकिन ये क्या अगर इलेक्शन के वोट के हक में भी नहीं है, फौज के आने को कहते हैं कि वो चलो डराए या कुछ करे, ये फिर ये रास्ता क्या बताते हैं कौम को, ताकि हम इनसे सीखना चाहते हैं कि क्या बताना बड़ा अहम सवाल है हाफिज साहब। मैं बिल्कुल शेख साहब से इसका जवाब लूंगी, लेकिन नबील गबोल साहब हमारे साथ बड़ी देर से लाइन पे खामोश बैठे हुए। वेरी वार्म वेलकम टू नबील गबोल साहब। वज़ीर आज़म गिलानी ने खुद कहा कि मैं सबसे लंबी टर्म करने वाला वज़ीर आज़म हूँ। वेरी वेल डन। लेकिन आज अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें तो वज़ीर आज़म का 4 साल दौर करप्ट तरीन दौरे हुकूमत भी है। क्या कहेंगे आप? जी, मैं समझता हूँ कि ये जितने भी बातें हो रही हैं, करप्ट तरीन दौर है या जो भी है, अब तो मैं समझता हूँ कि वक्त गुजर चुका है इन सब बातों का। जो
करप्शन या जो करप्शन के इल्जामात लगाने वाले लोग थे, मैं समझता हूँ अब उनको जहाँ 4 साल उन्होंने इंतजार किया, अब 6-8 महीने रह गए इलेक्शन में लोगों को डिसाइड करने दे, पब्लिक को डिसाइड करने दे, वोटर्स को डिसाइड करने दे कि कौन करप्ट है या नहीं है। अगर करप्शन किया है, अगर लोग इतने तंग हैं और अगर इतनी गंद हुई है इस मुल्क के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि ये राइट वक्त है इलेक्शन का, जब आवाम जो है, आवाम उस वक्त जब डिसाइड करेगी जब इलेक्शन होगा, तो वोट के जरिए, बैलेट के जरिए पता चल जाएगा कौन करप्ट है या कौन नहीं। तो नबील गबोल साहब, ये आपका पर्सनल ख्याल है या आपकी पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट है कि कोई करप्शन को नहीं पूछेगा, सिर्फ अवाम ही फैसला करेंगे कि दोबारा वोट देने या नहीं? देखें, मैं समझता हूँ कि करप्शन अगर जहां तक हुई है तो वो करप्शन का जो है प्रूफ भी करके कोर्ट में, देखें आजकल तो कोर्ट आजाद है, आप कोर्ट में बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं, अगर आप मेमो के लिए कोर्ट में जाते हैं, मेमो के लिए पिटिशन दाखिल करते हैं, तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई सबूत है आप वो पिटिशन दाखिल करें, कोर्ट में जो केस चलेगा। इस तरह मेरे ख्याल में है, केसेस चल रहे हैं, रेंटल पावर प्रोजेक्ट का भी केस चल रहा है, काफी केसेस चल रहे हैं, काफी माशाल्लाह काफी सारे केसेस चल रहे हैं। मैं आपको एक मिनट वक्फा लेना, उसके बाद मजीद बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो आज रिपोर्ट आई, उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा, करप्शन पर करने का तरीकाकार क्या होगा। हमारा ब्लॉग भी है फेसबुक पर जिस पर हमने यही बहस छेड़ी हुई है, जिसके बाद आप बात कर सकते हैं। न्यूज बीट विद फरिया के नाम से फेसबुक पर हमारा ब्लॉग है। शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हाशमी साहब भी मौजूद है। वक्फे के बाद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज बीट। वेलकम बैक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल में अवाम के 8,500 अरब रुपए करप्शन की नजर हुए। मेरे साथ शेख रशीद साहब भी मौजूद है, जावेद हाशमी साहब भी मौजूद है। शेख साहब, एक क्लिप मैंने आपको वज़ीर आज़म साहब का दिखाया था, वो आपको मैं दोबारा दिखाती हूँ, फिर मैं आपसे उसका जवाब लूंगी। मैंने पहले भी अगर उनको एक्सटेंशन दी थी, शेख रशीद से पूछ के तो नहीं दी थी। जी शेख रशीद साहब। यकीनी बात है, वो मेरे पूछ से क्यों देंगे, और उन्होंने दुरुस्त फरमाया। और जहाँ तक अब एक्सटेंशन का मसला वो कह रहे हैं कि सोच रहे हैं, मैं समझता हूँ इन लोगों के एजेंडे में है कि इंटरनेशनल एजेंडा भी यही था, मेमू गेट का एजेंडा भी यही था, और माजरत के साथ बहुत सारी ताकतें जो पाकिस्तान के पड़ोस में सियासी हालात बदलने जा रहे हैं, उसका एक एजेंडा ये भी है कि फ़ौज के इमेज को ख़राब किया जाए। मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है, कोई मुझे राइट नहीं है, लेकिन मैं अवाम की बात कहते हुए डरता नहीं हूँ। अगर ये दें भी एक्सटेंशन तो जनरल पाशा को नहीं लेनी चाहिए। ये फ़ौज की तज़हीक कर रहे हैं, मगर शेख ये साहब फ़ौज का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ फ़ौज ने मेमू गेट में जनरल पाशा ने एक स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि जनरल पाशा इंटरेस्टेड नहीं है एक्सटेंशन में, मगर कोई स्टेटमेंट नहीं आई वहां से। अब मैं क्या कह सकता हूं, मेरे मतहत तो नहीं है ना। मैं तो टीवी शो पे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकता हूं, मेरी ख्वाहिश हकीकत तो नहीं हो सकती। मैं फौज, पाकिस्तान की अफवाज को इस पाकिस्तान का खुदा के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर समझता हूं। और मैं समझता हूं, अभी हाशमी साहब ने मुझे पूछा कि फ़ौज आ जाए, मैं कभी हाशमी साहब ये नहीं चाहता कि फ़ौज आके सियासत में दखल अंदाजी करे। इनको दें पूरे महीने, इनको बेशक ये 85-100 अरब रुपया जो है इसको पूरा 1 ट्रिलियन हो जाने दें, यानी 1500, अगर ये 4-5 महीनों में अरब और कमा लें, कमा लेने दें। इस मुल्क को इस काबिल छोड़ा जाए। मैं सारी दुनिया के, पाकिस्तान के थिंक टैंक से कहना चाहता हूं, पार्टी के सरबराहों से कहना चाहता हूं, जुडिशरी से कहना चाहता हूं, और जो लोग आजकल मुझ पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं उनको कहना चाहता हूं, खुदा के लिए इस मुल्क को इस काबिल छोड़ दें कि आइंदा आने वाली कोई भी हुकूमत इसको चला सके। आप तो ये बड़े डंके की हाशमी साहब से मैं पूछना चाहूंगी, आपने टाइम पूरा किया इस अपोजिशन की नाअहली की वजह से। आपने जवाब नहीं दिया इस हुकूमत ने। हाशमी साहब वो कह रहे हैं मैं नहीं चाहता फौज आए। मैं ये बात में इत्तेफाक ये है कि मैं बहुत लेट पहुंचा था, मैंने शेख साहब की बातें सारी सुनी भी नहीं, मेरी कमनसीबी है। मैं इनसे ये नहीं कह रहा कि पहले कोई ऐसी बात नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, कभी आपने फौज को आप नहीं बुला रहे, मैं ये नहीं कह रहा, कहूँगा भी नहीं।
मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के इन हालात का एक हल आप क्या पेश करते हैं? ये मेरी न्याज़मंदाना आपसे इस्तदा है कोई लड़ाई की या मुझे एतराज़ की बात नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान के हालात दिगरगूं हो चुके हैं और अगर मुझसे पूछे इस हुकूमत को एक दिन भी रहने का हक हासिल नहीं है, इनको इस्तीफा देना चाहिए वज़ीर आज़म को। क्योंकि वक्त खत्म हो गया, आप वाकई लेट आए थे, लेकिन मेरी आप दोनों साहबान से ये रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा मुझे टाइम दें तो हम इस पे एक और प्रोग्राम रख लेते हैं और हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर कैसे करें। तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू डू अ प्रोग्राम ऑन दैट, लेकिन फिलहाल मुझे प्रोग्राम अभी करना है। हाशमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शेख रशीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उससे पहले नबील गबोल साहब ने भी हमें थोड़ा सा वक्त दिया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते पाकिस्तान के हालात जो भी है उनकी तब्दीली हम लोगों ने लेकर आनी है, जितने भी पाकिस्तान की अवाम है उन्हीं का फ़र्ज़ है, उन्हीं से ये मुल्क अगर इंशाल्लाह जब भी तब्दील होगा तो तब्दीली वहीं से आएगी। इस थॉट पर इस हफ्ते के प्रोग्राम खत्म होते हैं। आप अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv, दिस इज newsbeat@sama.tv, दिस इज माई ईमेल एड्रेस, या फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और न्यूज़बीट विद फरिया इदरीस। अपना ख्याल रखिएगा। अब आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।